दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज के पाठ 9 संगतकार। ये कवि मंगलेश डबराल ने लिखी है कविता, और इस पाठ में हम कविता का भाव, अर्थ और उसकी व्याख्या करते हुए उसका विश्लेषण करेंगे, कविता को पढ़ेंगे। साथ ही साथ कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे और पाठ का सार भी प्रस्तुत करेंगे। कई बार सिर्फ यही प्रश्न आ जाता है कि पाठ का सार लिखिए, और बहुत सारे विद्यार्थी किसी कारणवश पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। तो सिर्फ पाठ का सार समझ कर के भी आप पाठ को जान सकते हैं, पाठ में क्या कहा गया है, इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, क्या बातें कही है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हिंदी की बिंदी चैनल को आप देख रहे हैं और इस पर कक्षा 10 की ये संगतकार पाठ की व्याख्या यहाँ विश्लेषण हो रहा है। मंगलेश डबराल का जीवन परिचय पढ़ेंगे, साथ ही संगतकार कविता का सारांश और संगतकार कविता का अर्थ और भाव। सबसे पहले कवि का जीवन परिचय। समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है मंगलेश डबराल का। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। ये आपके काव्य संग्रह हैं। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें कई पुरस्कारों जैसे कि साहित्य अकादमी, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार एवं दिल्ली हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषयों पर भी लेखन करते हैं, यानी कि अनेक विधाओं में लिखते हैं आप। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। संक्षिप्त लेखक कवि के परिचय के बाद अब जो कविता है संगतकार, उस कविता का सारांश या सार हम इस प्रकार से जान सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन लोगों की चर्चा की है जो कभी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखते, फिर भी निरंतर कार्य करते चले जाते हैं। उन्हें कभी उनके काम के लिए तारीफ सुनने को नहीं मिलती। वे हमेशा अंधकार में जीते हैं, फिर भी वे बिना किसी स्वार्थ के निरंतर अपना काम करते चले जाते हैं। जिस तरह किसी गायक के साथ गाने वाले संगतकार होते हैं, सभी लोग गायक को जानते हैं, उसी की तारीफ करते हैं, परंतु कोई यह नहीं जानता कि उसके साथ कितने संगतकार हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी आवाज़ को दुर्बल नहीं होने देते। यानी कि उनका सहयोग, उनकी प्रतिभा, उनकी भूमिका कितनी बड़ी है, उनकी ओर लोग अनदेखा कर देते हैं। मुख्य रूप से जो गायक होता है उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी का नाम जानते हैं, जबकि उस प्रमुख गायक को प्रमुख बनाने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है जो संगतकार होते हैं। जब जब गायक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है तब तब संगतकार अपनी आवाज़ से गायक की आवाज़ को बांध लेते हैं और उसे बिखरने नहीं देते। कभी कभी तो उन्हें
जानबूझकर खराब गाना पड़ता है कि कहीं उनकी आवाज़ गायक से अच्छी न हो जाए। ये भी वास्तविकता है, बहुत सारी जगह पर संगीतकार बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन जानबूझ करके अच्छा गाते नहीं हैं, खराब गाते हैं, ताकि गायक की बजाय उनको कहीं अधिक पॉपुलरिटी, पहचान न मिल जाए। और ऐसा वो जानबूझ के भी करते हैं और उनसे करवाया भी जाता है। या कई बार तो ये स्थिति होती है कि जो अच्छा संगीतकार होता है उसको गायक अपनी मंडली से अलग कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि यह रियाज से, अभ्यास से किसी दिन मुझसे आगे निकल जाएगा और मेरी जो प्रसिद्धि है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा और मुझसे अधिक प्रसिद्ध हो जाएगा, इसलिए इसको अलग कर दिया जाए। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मुख्य गायक की प्रसिद्धि में कोई कमी न आए, जबकि उसे कोई खुद नहीं पहचानता, नहीं उसे मान सम्मान मिलता है। फिर भी वह निरंतर बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करता रहता है, सिर्फ अपने मेहनताने के आधार पर, जो उसे मिलता है उसके आधार पर। अब हम कविता पढ़ते हैं और साथ साथ उसका भाव स्पष्ट करते चलेंगे, उसका अर्थ बताते चलेंगे। संगीतकार कविता मंगलेश डबराल। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से यहाँ इस कविता का जो अंश है उसका भाव ये है, कवि अपनी इन पंक्तियों में कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है तब संगीतकार हमेशा उसका साथ देता है। संगीतकार की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर, कांपती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मधुर थी, जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को और बढ़ा देती है। कवि को ऐसा लगता है कि ये संगीतकार गायक का कोई बहुत ही करीब का रिश्तेदार या जान पहचान वाला है, या फिर ये उसका कोई शिष्य है जो कि उससे गायकी सीख रहा है। इस प्रकार वह बिना किसी की नज़र में आए निरंतर अपना कार्य करता रहता है। संगीतकार के बारे में यही अनुमान लगाया जाता है कि वो मुख्य गायक के साथ में है, तो इसका मतलब या तो उसका शिष्य होगा, या रिश्तेदार होगा, या परिचित होगा, तभी वो इनके साथ में सहयोगात्मक भूमिका के लिए रहते हैं, गाते हैं। आगे कविता इस प्रकार है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब कोई महान संगीतकार अपने गाने की लय में डूब जाता है तो उसे गाने के सुरताल की भनक नहीं पड़ती और वह कभी कभी अपने गाने में कहीं भटक सा जाता है। आगे सुर कैसे पकड़ना है ये उसे समझ नहीं आता और वह उलझ सा जाता है। निश्चित रूप से गाने में खो जाने के कारण या कोई आलाप लेने के कारण, कोई अलंकरण या मुकरी को सही स्थिति तक लाने के लिए गायक कई बार भावावेश में खो जाता है और वो मूल स्वर को नहीं पकड़ पाता है। ऐसे में जो संगीतकार होते हैं वही उस मूल स्थाई स्वर को पकड़े रहते हैं। स्थाई का मतलब होता है गाना जिसमें एक राग में जिसमें गाया जाता है प्रारंभ से अंत तक, बीच बीच में थोड़ा गायक परिवर्तित करते हैं, तो जो स्थाई है, मुख्य चीज़ है, उसे संगीतकार पकड़े रहते हैं, तो वो सही मार्ग पर उसे लाते हैं, उसे याद दिलाते हैं एक तरह से। ऐसी दुविधा के समय में भी उसका सहायक या संगीतकार निरंतर अपनी कोमल एवं सुरीली आवाज़ में संगीत के सुरताल को पकड़े रहता है। वह मुख्य गायक को कहीं भटकने नहीं देता, अर्थात
उसे एहसास दिलाता रहता है अपनी गायकी से जब बीच बीच में गाता है कि मुख्य स्थायी भाव ये है इस गाने का। तो इसलिए जैसे जैसे वो मुख्य गायक भटकता है तो उसे रास्ते पर, सही मार्ग पर, सही पटरी पर लाने का काम संगीतकार कर लेता है। वह मुख्य गायक को कहीं भटकने नहीं देता और संगीत के सुरताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला जाता है और संगीतकार उसे समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। इससे मुख्य लेखक को उसके बचपन की याद आ जाती है, मुख्य गायक को या लेखक को ही उसके बचपन की याद आ जाती है जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर स्वर भूल जाया करता था। ये दोनों स्थितियां हैं। जब पहली बार व्यक्ति संगीत सीखता है तो ऐसी स्थिति होती है, या लेखक अपने विषय में बता रहा है कि जब वो संगीत सीखता था तो ऐसी स्थिति होती थी। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता गाता थक जाता है और उसके अंदर गाने की इच्छा एवं ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उसके स्वर नीचे आने लगते हैं, तब उस वक्त मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है। यह सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है और वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। यानी कि जो संगीतकार है वो एक तरह से उसे ऊर्जान्वित करता है, उत्साहित करता है, और जब कभी मुख्य गायक को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस होती है या भटकन महसूस होती है तो उसे सही मार्ग पर ला कर के उसे फिर से सचेत करते हुए, उत्साहित करते हुए, ऊर्जान्वित करते हुए गायकी के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने का काम संगीतकार का है। कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए गाता है मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है, और कभी कभी एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। यानी कि मुख्य गायक ऐसा महसूस न करे कि वो अकेला गा रहा है और थक रहा है, या लोग उसके अकेले गाने से कहीं बोर हो रहे हैं, और एक ही गाना यदि दोबारा गा दिया तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो उस एक गाने में भी नवीनीकरण हो सकता है, उसमें भी लोगों की रुचि हो सकती है। इसलिए इन सब कारणों से भी कई बार संगीतकार उसके साथ में गाता है। कविता का आखिरी अंश है, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने एक सहायक के त्याग को दिखाया है जो खुद की प्रसिद्धि एवं मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है। उसे इस बात की चिंता भी रहती है कि कहीं वे मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर में न गा दे, और इसी कारणवश उसकी आवाज़ में एक संकोच या हिचक साफ सुनाई देती है। वह हमेशा अपनी आवाज़ मुख्य गायक से धीमी रखने की कोशिश करता है एवं अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठने नहीं देता। इसे उसकी विफलता नहीं बल्कि उसका बड़प्पन एवं मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो मुख्य गायक के साथ में संगीतकार अपना गाना कई बार थोड़ा बेढंगा इसलिए भी गाता है कहीं उसकी गायकी का प्रभाव, उसकी गायकी का जादू कम न हो जाए मुख्य गायक की गायकी का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके समर्थन में, उसके सहयोग में, उसकी प्रसिद्धि में अपना योगदान देता है संगीतकार,
और उसके लिए अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा, अपना जीवन एक तरह से वो त्याग देता है, बस सिर्फ कुछ पैसों के लिए, जीवन यापन के लिए, वरना प्रतिभा उसमें भी कम नहीं है किसी हद तक। तो ये पाठ था संगीतकार मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई कविता का भाव अर्थ व्याख्या हमने की। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए सहायक रही होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हिंदी की बिंदी चैनल पर आप कक्षा 10 की या अन्य कक्षाओं की वीडियो देख सकते हैं, साथ ही साथ हिंदी व्याकरण की वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।